ये किताब जो हम पढ़ रहे हैं इसका नाम है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न का मतलब है जब आपके देश में विदेशी ताकतें आने लग गई थी, और हम जानते हैं विदेशी ताकतें एक एक करके आती गई। एक ट्रिक हम याद करते हैं, PDEDF, इनमें सब ज़मीन के टुकड़े पर, और वो कहते हैं तुम्हारा आने जाने का रास्ता हम रोकेंगे। अब रास्ता रुकेगा तो व्यापार कैसे होगा? ऑल्टरनेटिव व्यापार का रूट ढूंढा था सबसे पहले पोर्टुगीज़ ने, जिनमें नाम आप जानते हैं वास्को डी गामा। फिर एक एक करके सबने 100 साल के अंदर अंदर पूरे यूरोप में ये खबर फैल गई कि भैया बहुत बढ़िया व्यापार है इंडिया के साथ और खूब पैसा कमा सकते हैं अगर हम व्यापार करें तो। 100 साल लगे इस बात को फैलने में, क्योंकि शुरुआत में सिर्फ पुर्तगाली थे, तो इनके देश के लोगों को पता था कि इंडिया सोने की चिड़िया है, बहुत पैसा है वहाँ। लेकिन फिर 100 साल बाद ये खबर फैलते फैलते पूरे यूरोप में ये हो गया कि इंडिया जाना चाहिए। पुर्तगालियों की बात करें तो 1498, डच की बात करें कब आए थे ये लोग? 1602 में, और अगर इंग्लैंड की बात करें आपके यहाँ पहुँचे 1608 में, और अगर वैसे कंपनी कहूँ तो बनी थी 1600 में। दो अलग अलग बातें हैं, तुम्हें दोनों का कारण पता है। कंपनी पहले बनी, आदमी बाद में आया 8 साल बाद। अगर डच की बात करें, ये डेनमार्क वालों की, तो ये 1616 में कंपनी बनी। मैं इसको 1600 लिख देती हूँ वरना तुम्हारे मन में कन्फ्यूजन रहेगा। फ्रेंच की बात करें तो 1664 में। अब ध्यान से देखो, ये सारे तो 1600 प्लस में आए, लेकिन इनसे बहुत पहले कौन आ गए थे? पुर्तगाली। पुर्तगाली थोड़े से समझदार थे। इन्होंने शुरुआत में जो काम किया, एक बेल्ट पकड़ ली कि भाई थोड़े में संतुष्टि रखेंगे, इस बेल्ट से काम करेंगे। ये पुर्तगाली कालीकट, कोचीन या कोची, ये एक एरिया पड़ता है केरला के पास, यहाँ से काम शुरू किया। फिर इनके बाद धीरे धीरे जब विदेशी आने लगे तो विदेशियों ने देखा कि भैया इंडिया में व्यापार करने के लिए ना यहाँ पे एक सिस्टम डेवलप हो गया। फिर जब ये औरंगज़ेब मरा, औरंगज़ेब कब मरा? 1707 में। तो मैंने कल बताया था कि इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी कि इसने अपने बेटों को अपने समय पर तैयार नहीं किया। जो समझदार लोग होते हैं ना, वो अपनी पीढ़ी को समय रहते तैयार कर देते हैं, क्योंकि पीढ़ी एक समय के बाद जब जवान होगी और अगर उसे कोई गुण नहीं है उसके अंदर, तो आप कितने ही काबिल हो, एक दिन सबका बुढ़ापा आना है। औरंगज़ेब की सबसे बड़ी गलती रही कि इसने अपने आप तो राज किया, लेकिन इसके मन में डर था कि जैसे मैंने अपने पिताजी को जेल लास्ट में बंद कर दिया था, ऐसे मेरे बेटे इतने मुझसे ऊपर के ना हो जाएं कि मुझे दुखी करें। तो इसने अपने बेटों को मौका ही नहीं दिया। इसका नुकसान इसने कैसे उठाया? ये तो मर गया 90 साल का होके, लेकिन इसके बेटों की वो मजबूत पकड़ बन नहीं पाई जो उनके दादा परदादा या उनके भी दादा और उनके पिताजी की थी। और इसीलिए 1707 के बाद, कल मैंने आपके सामने कुछ नाम लिए होंगे, अगर तुम्हें याद आते हो। पहला नाम किसका लिया था? मुअज्जम, जिसने अपना नाम रखा क्या? बहादुर शाह फर्स्ट। लोगों ने कहा इसको कोई खोज खबर नहीं है, तो इसका नाम है शाह ए बेखबर। 5 साल बाद वो मर गया। फिर एक बना जहांदार शाह, सिर्फ 1 साल रहा। फिर एक बना फर्रुखशियर, बीमार हो गया, इतना बीमार हुआ कि मरने की कगार पे पहुंचा। अंग्रेज़ों ने अपना एक डॉक्टर भेजा, ठीक करवा दिया, और इसने क्या किया? अपनी हर साल की करोड़ों की कमाई पे लात मार दी, और कहाँ का टैक्स माफ़ कर दिया? बंगाल का। आगे जाके हमने देखा कुछ बादशाह जिनके नाम के आगे सेकंड, जिनमें याद करो, पहला था शाह आलम सेकंड, फिर उसका बेटा अकबर सेकंड, फिर उसका बेटा बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफ़र। जब ये सब चल रहा था ना, जिसकी कहानी कल मैंने बताई, तो उस टाइम पे विदेशी ताकतें धीरे 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 मजबूत बन रही थी, और उनकी मजबूती का कारण था, ये बात फैल रही थी कि भैया जो ये दिल्ली में शाही लोग बैठे हैं ये बेवकूफ़ हैं, इनमें अकल नहीं है, और थोड़ी सी कोशिश करें तो हम स्वतंत्र राजपाट कर सकते हैं। और हमारे इंडिया में सबसे पहले जिस आदमी ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया औरंगज़ेब की मौत के बाद, वो बंगाल की तरफ का था। कल परसों मैंने आपको कल सुनाई थी सारी कहानी कि इसका बेस कल तैयार हुआ था। सबसे पहले इंडिपेंडेंट इसके मरते ही, औरंगज़ेब के मरते ही कौन हुआ? बंगाल।
बंगाल का कारण जान लो क्या था। बेटा हैदराबाद तो याद करो एक स्वतंत्र राज्य बन गया, लेकिन उससे पहले होता ना कि भैया मैं खुद से अपने आप कमाऊंगा और अपने आप खर्च करूंगा। हैदराबाद तो 1724 में बन गया था इंडिपेंडेंट। मैंने कल सैयद बंधुओं की कहानी सुनाई थी जो सबको मारते थे और किंग मेकर थे। फिर एक आदमी था चिन किलिच खां जिसने कहा कि मैं इनको मार दूंगा, मार दिया, लेकिन बाद में बादशाह उसी को शंकालू कि कहीं ये मुझे ना मार दे। तो उसने कहा सर आप अपनी प्रॉपर्टी में रहो, मैं नई प्रॉपर्टी नीचे जाके रह लूँगा, मुझे यहाँ से आप फ्री करो। 1724 में वो नई जगह बना के हैदराबाद में रहने लग गया, वहाँ का वो नवाब बन गया। लेकिन बेटा हैदराबाद एकदम से बड़ा नहीं बना, हैदराबाद को समय लगा। यहाँ तो बनी बनाई प्रॉपर्टी थी, हैदराबाद तो नया बसाया था ना, एकदम नया बसाते ही कैसे इनकम आएगी, ये था पहले से ही बसा हुआ। तो यहाँ पे जो आदमी था 1700 में एक आदमी उसको दीवान नियुक्त किया था, तब तक तो औरंगजेब जिंदा था। उसने एक आदमी को कहा कि भाई तेरी ड्यूटी है, तेरा जिम्मा है, इस बेल्ट में से जितना पैसा आए वो तू कलेक्ट करेगा और उसका एक बड़ा हिस्सा तू रखेगा और एक हिस्सा हमारे राजकोष में दिल्ली पहुंचा देगा। तो उसने कहा ठीक है सर। जिसकी मैं ये बात कर रही हूँ कौन आदमी है वो, उस आदमी का नाम है मुर्शीद कुली खान। अब आज कहानी शुरू होती है बंगाल की। कल हमने बेस पढ़ा था कि बंगाल क्यों अलग हुआ। तो एक आदमी जो समझदार है और बहुत ही उसकी अच्छी पकड़ मजबूत है प्रशासन पर, उसको औरंगजेब ने अपने जीते जी ये कहा कि तू टैक्स कलेक्शन का काम कर ले इस बेल्ट का, क्योंकि इस बेल्ट से बहुत ज़्यादा पैसा आता था। तो बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया गया एक आदमी को जिसका नाम है मुर्शीद कुली खान। ठीक है, इसने बढ़िया कलेक्ट किया पैसा, खूब पैसा आता था। पैसा आने का कारण मैंने शायद कल बताया होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र का उपजाऊ पूरा ये मैदान है, यहाँ जो हिस्सा पड़ता है दोआब का भी हिस्सा है, मैदान का हिस्सा भी है, और इसके पास ये पूरी बेल्ट, आज का बंगाल नहीं है ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, तो बहुत बड़ा एरिया है। और यहाँ पे खूब बढ़िया माहौल है, खाने पीने की भी चीज़ें खूब हैं, व्यापार की भी चीज़ें खूब हैं। तो औरंगज़ेब को मोटी कमाई करके उसका एक दीवान देने लग गया जिसका नाम क्या था, ठीक है, 7 साल सब ठीक चला। फिर ये गया मर 1707 में। जब ये मर गया तो इसका वो बेटा जिसको कोई खोज खबर नहीं थी, क्या नाम था उसका, शाह-ए-बेखबर। इसने सोचा कि यार ये शाह-ए-बेखबर को कुछ समझ तो है नहीं, तो मैं इतना पैसा कलेक्ट करके क्यों इस तक पहुंचाता हूँ। इसने थोड़ा सा दमखम था इसके अंदर, थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, और इसने उसके बाद के जितने शासक कमज़ोर थे 10 साल के अंदर अंदर इसने कह दिया, 1717 आते आते इसको मरे हुए देखो अभी कुछ ही साल हुए हैं, 10 साल, और इसने कहा मैं दीवान नहीं हूँ, मैं इस पूरे सूबे का सूबेदार हूँ। सूबेदार बड़ी रैंक था, बड़ी पोस्ट, जैसे सीएम मान लो, चीफ मिनिस्टर। हम जिसको सूबा कह रहे हैं ना, आज उसी को तुम स्टेट कह देते हो, प्रांत या सूबा या स्टेट आज के हिसाब से। तो इसने कहा मैं यहाँ का सूबेदार हूँ, यहाँ का सारा कामकाज मैं देखूंगा। इतनी हिम्मत करने की हिम्मत इसलिए आई क्योंकि वहाँ लोग लायक नहीं थे और सारे में ये बात फैल रही थी कि भैया अब आगे जो है इनका खानदान ज़्यादा लंबा टिकना नहीं है। इसके बाद इस मुर्शीद कुली खान ने ये देखा कि ऊपर तो दिल्ली में तो कोई कामकाज हो नहीं रहा ढंग का, तो इसने आगे जाके कहा कि मैं सूबेदार नहीं हूँ, मैं अब से स्वतंत्र शासक हूँ, यानी अब मैं इस सूबे का सिर्फ हेड नहीं हूँ कि मुझे किसी ने भेजा हो, मैं यहाँ का इंडिपेंडेंट राजा हूँ। तो इसने अपने नाम के आगे क्या लिख लिया, स्वतंत्र शासक। ये 10-15 सालों में हो गया सारा। पहले उसने क्या बनाया था औरंगजेब ने, इसको दीवान। उसकी मौत के 10 साल बाद इसने कहा मैं हूँ सूबेदार, और फिर कुछ समय बाद कह दिया कि मैं यहाँ का इंडिपेंडेंट राजा हूँ, जैसा मैं चाहूँ वैसा करूँगा। ये सब जब तक चल रहा था ठीक है, कोई बात नहीं। इस बीच में ना बेटा इसका कोई बेटा नहीं था, तो इसने अपना कामकाज सारा अपने दामाद को सौंप दिया। खूब कमाई थी मोटी, अपनी बेटी के हस्बैंड को, अपने दामाद को अपनी सारा कामकाज सौंप के जब अंत समय आया ये मर गया। इसके दामाद ने भी वो बनी बनाई प्रॉपर्टी से खूब कमाया खाया। फिर उसका भी बेटा नहीं था, तो उसने क्या नहीं, इसका भी जो था ना बेटा, उसने भी कोई खास कामकाज बढ़ाया नहीं, मतलब एक तरह से बस ये मिल गया तो अपना चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कोई बड़ा काम नहीं किया। जब इसके साथ साथ कुछ लोग तो साथ साथ पनप रहे होते ना, जो देख रहे होते कि भाई राजा का बेटा लायक नहीं है, या राजा का दामाद लायक नहीं है, या इसका बेटा उतना काबिल नहीं है। उनमें से एक आदमी था जिसका नाम था अली वर्दी खान। ये इनके परिवार का नहीं है, ये बाहर का आदमी है।
ये सब कुछ देख रहा था कि कितना बड़ा बंगाल, कितना पैसा आता है, लेकिन जो लोग इसको संभाल रहे हैं वो लोग उतने काबिल नहीं हैं। तो इसने बाहर वाले ने ना इसको हटा के और फिर ये राजा बन गया। यानी एक परिवार के 3 लोग आए, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट था मुर्शीद कुली खान, फिर उसका दामाद जिसने कोई खास कामकाज नहीं किया, फिर उसका बेटा। अब एक बाहर का आदमी आ गया जिसका नाम क्या है, अली वर्दी खान। इसने बड़ा बढ़िया काम किया और बंगाल में इसने एक नाम खड़ा कर दिया कि भाई बहुत बढ़िया स्वतंत्र शासक है और अच्छा काम करते हैं। पर किस्मत देखो, इसका भी बेटा नहीं था, इसका अपना बेटा नहीं था, इसकी 3 बेटियां थी। तीसरी सबसे छोटी बेटी का लड़का बड़ा काबिल था, मतलब इसका एक तरह से नाती कह लो, इसका द्योता कह लो, हमारी लोकल भाषा में इसको देवता बोल देते हैं। तो इसने देखा भाई ये लड़का काबिल है, इसने अपना जमा जमाया काम अपनी बेटी के बेटे को दे दिया कि तू इसका हेड बनेगा। वो सबसे ज़्यादा काबिल है जिसका नाम है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। अब सोचो, सिराजुद्दौला को इतनी प्रॉपर्टी, इतना एक तरह से टैक्स जो इकट्ठा होगा इसके घर आएगा। इस बात से इसकी दूसरी 2 मौसी और उनके बच्चे चिढ़ेंगे ना कि भाई नाना ने सारी प्रॉपर्टी सारा उठा के इसको पकड़ा दिया, ये तो ऐश मारेगा, हम तो भूखे मरेंगे। तो कहीं ना कहीं मौसी और उसके बच्चे इससे चिढ़ने लग गए। कई लोगों ने इसके घर में इसके खिलाफ विद्रोह किया कि इसको मार दे, इसका मर्डर कर दे। पर फाइनली ये काबिल था, ये किस्मत का धनी नहीं था, बन तो गया लेकिन 1756 में बना था, 1756 में। और 56 में 2-3 महीने में ही ये परेशान होना स्टार्ट हो गया। एक तो इसके घर वाले कलेश करते थे, ऊपर से इस टाइम पर अंग्रेज़ों की कंपनी BEIC ने भी हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। और BEIC ने यहाँ बंगाल में एक शहर डेवलप कर दिया था छोटे छोटे गाँवों को लेकर, जिसका नाम रखा गया था कलकत्ता। कलकत्ता हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, इस जो ये स्वतंत्र थे ना, इनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था शहर हुगली। हुगली आपको पता होगा रिवर है। जब गंगा आपके देश को छोड़ के बांग्लादेश में जाती है तो गंगा की एक धारा आपके देश में, जैसे मेन नदी है, इसका एक हिस्सा आपके यहाँ, दूसरा चला जाता है बांग्लादेश। जो आपके यहाँ रह जाती है ना गंगा का ही एक छोटा सा पार्ट, इसका नाम है हुगली। तो हुगली एक रिवर है। उस टाइम पे हुगली के पास एक बंदरगाह था और पूरा शहर बसा हुआ था। तो हमारे स्वतंत्र राजाओं के लिए इम्पोर्टेंट था हुगली, लेकिन अंग्रेजों ने बसा दिया था नया शहर जिसका नाम क्या रखा था, कलकत्ता। ये कलकत्ता बसाया था बेटा एक आदमी ने जिसका नाम था जॉब चारनाक। ये कई बार एग्जाम में आ जाता है। कलकत्ता शहर किसने बसाया, जॉब चारनाक। हैदराबाद किसने बसाया था, चिनकिलिच खान, कल पढ़ा था हमने। तो इस कलकत्ता को इन्होंने डेवलप कर दिया, और डेवलप किया कोई बात नहीं, 2-3 गांव इकट्ठे करके बस ये कह दिया भाई ये हमारा एरिया है। अब यहाँ ना इन्होंने धीरे धीरे अंग्रेजों ने, BEIC ने अपनी छोटी छोटी सी ना 4 दीवारी करके, और जैसे हम टीन डाल दें शेड टाइप बन जाता है ना, वो बना लिए। और धीरे धीरे करके ना यहाँ अपना काम धाम पक्का सा करने लग गए। एक बाज़ार डेवलप हुआ था यहाँ जिसका नाम था कासिम बाज़ार। इस बाज़ार में ज़्यादातर जो चीज़ें थी ना वो BEIC की चलती थी, यही इसके निर्माता, यही इसके लॉ मेकर थे। तो ये बात कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला को खटकने लगी कि यार राजा तो मैं हूँ, नवाब तो मैं हूँ, और ये छोटे छोटे एरिया इकट्ठे करके इन्होंने अपने बाज़ार बना लिए और सब काम करने लग गए। जब ये बात उनको चुभी तो उन्होंने इनको कॉन्टैक्ट किया सिराजुद्दौला ने और कहा भाई ये कासिम बाज़ार जो है ना तुम्हारा नहीं है, ये हमारे देश का है, तुमने डेवलप बेशक कर ली दुकानें लेकिन यहाँ हमारी चलेगी। तो फिर वो नहीं माने, बोले नहीं हम नहीं मानते। कासिम बाज़ार पे इस सिराजुद्दौला ने कब्जा कर लिया कि भाई मेरी प्रॉपर्टी, मेरा देश, तुम तो बाहर के आदमी हो। कुछ टाइम बाद ये कासिम बाज़ार से, एक महीने में हो रही हैं घटनाएं, कासिम बाज़ार से अगले महीने उन्होंने देखा कि ये BEIC कलकत्ता में किलेबंदी करने की कोशिश कर रही है। किलेबंदी का मतलब होता है एक तो 4 दीवारी के ऊपर टीन डाल दी, बस ऐसा ही काम, 4-5 फुट की दीवारें। फिर एक होता है कि उसको पक्का कर लो, जैसे चारों तरफ इतनी भारी भारी दीवारें बना लो कि बाहर से कोई कूद के उनको आ ही ना सके। अंदर आप चाहे कोई कारखाना लगाओ, फैक्ट्री लगाओ, आप यहाँ हथियार रखो, आप कुछ भी सेना रखो, तो एक तरह से ना किसी के भी ऊपर दबाव बन सकता था। तो हमारे सिराजुद्दौला ने इनको कहा कि भैया ये किलेबंदी किससे पूछ के कर रहे हो, ये एरिया मेरा है, हमारा रिश्तेदारियों का, तुम्हारा कोई हक नहीं यहाँ किलेबंदी करने का। तो BEIC ने इसको कहा कि हम ऐसी ही किलेबंदी करेंगे। तो इसने कहा ठीक है किलेबंदी करोगे तो फिर लड़ लेते हैं, मेरी प्रॉपर्टी में थोड़ी ना तुम्हें मैं ऐसे घर बनाने दूंगा। BEIC खुल के सामने आया कि ठीक है लड़ लो, हम लड़के भी तो ज़मीन पे हिस्सा कब्जा कर ही लेंगे। एक तरफ BEIC और एक तरफ दूसरी किसकी फौज थी,
सिराजुद्दौला ने कभी टेंशन नहीं ली, क्योंकि वो जानता था कि उसको तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बनी बनाई मिली हुई है। इसने छोटी सी एक फौज, इसके नज़र से 50,000, इसने कहा 50,000 की फौज बहुत है, 50,000 आदमियों की फौज लेके इसने कहा मैं इनको ख़त्म कर दूंगा। और दिखती बात है बहुत छोटा था BEIC को ख़त्म करना। BEIC कुल 3100 सैनिक लेकर पहुंचा, जिनमें कहते हैं 900 ब्रिटिश थे, बाकी तो इंडियंस थे जो बिल्कुल भूखे मरते थे ना, वो अंग्रेज़ों की नौकरी कर लेते थे कि भैया कोई नहीं, कम से कम रोटी का जुगाड़ हो जाए। 3100 आदमी पहुंचे 50,000 से लड़ने। कायदे से देखें तो कोई मतलब ही नहीं है लड़ाई का, ये इनको 100% मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये बात ये नहीं जानता था कि मेरे घर के अंदर ही गद्दार भरे पड़े हैं, और कुछ घटिया लोग, जिनमें मीर जाफ़र का नाम सबसे बड़ा है, इसके अलावा दुर्लभ राय था और एक जगत सेठ, इन तीनों ने हाथ मिला रखा था पहले ही BEIC से कि तुम लड़ने आना। कितनी सेना ले आएगा ये, लेकिन सेनापति तो हम है ना, हमारे इशारे पर सेना काम करेगी, हम इशारा नहीं देंगे तो सेना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगी। और ऐसा ही हुआ। जब बहुत बड़ी लड़ाई स्टार्ट हुई तो ये प्लासी की लड़ाई है, प्लासी का युद्ध 1757 में। इस युद्ध में एक तरफ 50,000 की बड़ी सेना और एक तरफ मुट्ठी भर सेना लेके BEIC, लेकिन इस 50,000 की सेना ने इन 3100 लोगों पे अटैक ही नहीं किया। अटैक नहीं किया तो क्या हुआ, इनका जो राजा था वो समझ गया कि मैं फंस गया, मेरे साथ कोई ना कोई गद्दार है। 3-4 लोगों ने अपने राजा को घेर के यहाँ से तो बचा लिया, लेके भाग गए। सेना ऐसी की ऐसी खड़ी रही, लेकिन जब वो महल में पहुंचा तो उसकी समझ में नहीं आया कि मेरे साथ इतने बड़े लेवल की चीटिंग किसने की। और जैसे ही वो बौखला के अपने महल में एंट्री कर रहा था, महल के दरवाजे के पीछे सिराजुद्दौला का मर्डर करने के लिए मीर जाफ़र का बेटा पहले से खड़ा था। वो जैसे ही एंटर हुआ, आगे जा रहा था, पीछे से एकदम तलवार का वार किया, उसकी गर्दन अलग। यानी सिराजुद्दौला जो बहुत काबिल लड़का था, जो शायद बंगाल की तस्वीर बदलने की काबिलियत रखता था, उसका मर्डर हो गया एक ऐसी लड़ाई में जो रियलिटी में लड़ी ही नहीं गई। ये धोखे की लड़ाई थी, ये लड़ाई कभी हुई ही नहीं थी। इस लड़ाई में सिराजुद्दौला की हार का मतलब अब अंग्रेज़ आराम से क्या कर पाएंगे, किलेबंदी। ये जो 3 गद्दार थे ना, मीर जाफ़र, दुर्लभ राय और जगत सेठ, इनको कोई ना कोई तो फ़ायदा दिखा होगा। गद्दारी आदमी तभी करता है जब कहीं ना कहीं पैसा मिलता हो। मीर जाफ़र था महागद्दार आदमी, इंडिया का नुकसान करने में सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया, जो पहले अंग्रेज़ों की जड़ें जमवा दी, वो मीर जाफ़र ने इस युद्ध में चीटिंग करके। इस मीर जाफ़र का क्या लालच था वो भी सुन लो। इसको कहा गया कि इसको मरवा देंगे, ये स्वतंत्र शासक को, उसके बाद तू यहाँ का नवाब है और जैसा तू चाहे वैसी ज़िंदगी जीना। सोचो एक सेनापति को कोई कहे कि तू नवाब बनेगा तो वो कुछ भी कर सकता है, उसमें ज़मीर नहीं था इस आदमी का। मीर जाफ़र ने किसको मरवा दिया, किस चक्कर में कि मैं क्या बनूंगा यहाँ का नवाब, और ये बन भी गया। लेकिन बेटा एक चीज़ हमेशा रखना, जो चीटिंग करते हैं वो बहुत लंबे नहीं टिकते। BEIC ने इसको नवाब बनने के बाद इतना दुखी किया, इतना दुखी किया, इसके घर आते किले में और इससे कहते ला 10 लाख रुपए ले आ। अब ये क्या करे, क्योंकि कठपुतली है, ये 10 लाख रुपए देता। फिर कोई आदमी आता, भाई साहब 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 2 लाख दिए, भाई साहब 5 लाख देने पड़ेंगे। ये कहते हैं 3 करोड़ रुपए उस जमाने में, आज भी 3 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है बेटा, उस टाइम पे सोचो क्या कीमत रही होगी 3 करोड़ की। इसने 3 करोड़ रुपए गवा दिए, किनको दे दे के। फिर इसको फील हुआ कि भाई मैं तो ऐसे तो पूरा लुट जाएगा सब कुछ, चाहे कितना ही बड़ा खजाना हो, अगर आप इस तरह से लुटाओगे तो वो तो ख़त्म हो जाएगा। अब इसको फील होने लगा कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन क्या करूं। इसने धीरे धीरे नानुकुर करनी शुरू की, कहा कि नहीं इतने पैसे मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा तू तो नवाब है भी नहीं, तू तो कठपुतली है, हमने बैठा रखी है, जैसे हम चाहें वैसे करना है। मना किया तो कहा हटा दो इसको। इसको हटा के मीर जाफ़र को, और देखो कितनी अजीब बात है, इसका दामाद बैठा दिया। इसके दामाद का नाम है मीर कासिम, इसी का दामाद है। कासिम थोड़ा सा तेज दिमाग है। कासिम ने देखा कि भैया इनसे पंगेबाजी लेंगे तो जैसे ये हट गए ऐसे मैं भी हट जाऊंगा, सीधी पंगेबाजी नहीं लेनी। तरीका क्या है, इनसे थोड़ी दूरी बनाओ। दूरी कैसे बनेगी, मीर जाफ़र जहाँ रहता था, जो ये मुर्शीद कुली खां बताया मैंने, पहला स्वतंत्र राजा, इसने अपनी राजधानी बना रखी थी मुर्शीदाबाद। मुर्शीद कुली खान ने राजधानी क्या बनाई थी, सबसे पहले बंगाल की राजधानी थी ढाका। आज ढाका किसकी कैपिटल है, बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश भी तो आप ही का बंगाल था, उस टाइम पर हमारी कैपिटल थी ढाका। फिर मुर्शीद कुली खान ने अपना एक शहर बनाया, नाम रखा मुर्शीदाबाद। अब मुर्शीदाबाद में रोज़ पैर पड़ गए थे BEIC के,
तो इस मीर जाफ़र ने फील किया कि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो मुझे ये मीर कासिम ने ये जीने नहीं देंगे, जगह बदलता हूँ। इसने नया शहर बसाया बेटा, नई राजधानी उठा के ले गया मुंगेर में। यानी बंगाल की 3 राजधानी तुमने पढ़ ली, ढाका, मुर्शिदाबाद और मुंगेर। अब मुंगेर में और मुर्शिदाबाद में काफ़ी डिस्टेंस था, तो जो ये अंग्रेज़ जिनके रोज़ के पैर पड़े हुए थे ना, इनको थोड़ी टेंशन यार 100 किलोमीटर आगे कौन जाएगा या 150 किलोमीटर कौन जाएगा। धीरे 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 कट ऑफ होने लग गए। जाते थे मांगने, लेकिन उस हिसाब से नहीं जैसा कि रोज़ किसके घर में आके खड़े होते थे। अब मीर कासिम को फील होने लगा कि भाई ठीक है, मैं दूर हो गया, अब उतना नहीं आते, लेकिन मेरा टारगेट दूर होके नहीं रहना था, मेरा टारगेट था कमाई करना, और कमाई करने के लिए मुझे टैक्स चाहिए। इस बीच में क्या हुआ था बेटा, दिल्ली में बैठे शाही एक बहुत जो बीमार हुआ था मरने की कगार पर, क्या नाम था उसका, फर्रुखसियर, उसने अंग्रेज़ों को क्या कहा कि भाई मैं हूँ भारत का बादशाह और मैं तुम लोगों को टैक्स फ्री व्यापार की आज्ञा देता हूँ बंगाल में। सोचो, भारत के शाही खानदान के मुगलों के एक लड़के जिसका नाम है फर्रुखसियर ने टैक्स फ्री व्यापार कर दिया अंग्रेज़ों का। किस बेल्ट में, बंगाल में। बंगाल के नवाब को तो वो मानना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से ऑर्डर आया, तो वो तो शाही लोग तो थे ही। तो बंगाल के नवाब ने कहा यार हम तो फंस गए, अब क्या करें, इनकी कमाई छूट गई। अब मीर कासिम को चिंता है कि मेरी कमाई कैसे बढ़े, तो इसने कोशिश की, क्योंकि अब बहुत साल बीत गए हैं, इसने कोशिश की कि मैं अंग्रेज़ों को कहता हूँ BIC को कि देखो मेरे इलाके में अगर तुम्हें व्यापार करना है तो मुझे टैक्स दो। इसने ये बात की उनसे। उन्होंने कहा तू कौन है टैक्स मांगने वाला, हमने ये टैक्स माफ़ करवा रखा है दिल्ली से। और अब सोचो, ये तो वो वाली बात होगी ना कि इनके मुंह खून लग गया, अब ये बैठेंगे नहीं, इनको तो आदत पड़ गई कि भैया फ्री का पैसा हम लोग क्यों इनको दें, टैक्स क्यों दें। तो यानी टैक्स हमारे एक राजा का कम हुआ और इनका मुनाफा बढ़ा BIC का। तो जब टैक्स नहीं भरेंगे, ये बात हो गई किसकी तरफ से, BIC। अब हमारा जो आदमी है जिसका नाम क्या है, मीर कासिम, इसने सोचा ठीक है भैया टैक्स तो देने से रहे, इतने साल की इनकी आदत बिगड़ गई ना देने की, अब ये नहीं देंगे, तो मैं क्या करूं कि इनका सामान कम बिके और मेरे एरिया में वो सामान बिके जो मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इनका सामान बिके। तो मीर कासिम ने कहा ठीक है तुम टैक्स नहीं दे मत दो, मैं अपनी मर्जी से जो मेरे भारतीय लोग हैं ना जो व्यापार करते हैं, मैं इनका व्यापार मुफ्त करूंगा। भाई तुमसे मैं कुछ नहीं ले रहा, तुम अपना काम करते रहो, लेकिन जो मेरे इंडियन है ना व्यापारी, इनका टैक्स बंद करूंगा। तो इनको गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आया पता है, क्योंकि टैक्स बंद होने से इंडियन सामान, और अगर BIC के सामान को रखेंगे तो इंडिया के सामान की वैल्यू ज़्यादा है। अगर टैक्स ना हो ना, बराबरी पर हो, तो फिर हमारा सामान बिकेगा। पहले क्या दिक्कत आ रही थी, दोनों बिकते थे, दोनों पे टैक्स था, दोनों बराबरी के थे, हमारा बिकता था। इनका क्या माफ़ करवा दिया, टैक्स। उस टैक्स की माफ़ी के कारण इनका सामान सस्ता हो गया, हमारा सामान महंगा। अब हमारा कम बिकने लगा, इनका ज़्यादा, तो ये और शेयर बनने लग गए। अब हमारे मीर कासिम ने समझदारी की और उसने कहा हमारा इंडिया का सामान क्यों नहीं बिकता, टैक्स के कारण मैं घाटा उठाऊंगा, अपने लोगों का टैक्स माफ़ करूंगा, बराबरी पे लेके आऊंगा दोनों के सामान को, फिर देखता हूं किसका बिकेगा। ये अच्छी तरह जानते थे कि किसका सामान बिकेगा, भारतीयों का। बस ये बात इनको गुस्सा दिला गई और इन्होंने कहा ऐसा हम होने नहीं देंगे, और तू है कौन बैठने वाला, इसको वापस हटा दिया, हटा के और मीर जाफ़र को बैठा दिया। इसने छुटपुट से 3 लड़ाइयाँ लड़ी BIC के साथ, लेकिन उतनी बात नहीं बनी। अब ये वहाँ से चल पड़ा, इसके मन में था कि मुझे BIC को भगाना है, मेरे एरिया में ये लोग कब्जा करके बैठ रहे हैं। तो ये चलते चलते पहुँचा अपने पड़ोसी के पास। ये आदमी आया कहाँ से है, चलता हुआ बंगाल से। ये थोड़ा इस तरफ चलेगा, अब तो इस तरफ चलेगा तो यहाँ एक एरिया है अवध। अवध का मतलब UP, आज का UP का एरिया अवध। तो अवध में आके ये राजा से मिलेगा। शुजाउद्दौला नाम है अवध के राजा का। क्या नाम है उसका, शुजाउद्दौला। पहले सिराजुद्दौला था, वो बंगाल का था जो मारा गया था। अब अवध के जो राजा हैं शुजाउद्दौला, बेटा जल्दी से खोलो, फिर उसका सबका ध्यान मत डाइवर्ट करो। एक बार अगर वो खिड़की खोलनी है तो उसको खोल के दूर करो। अब बार बार मत उसमें वो करना, शांति से बैठ जाओ। अब तो देखो क्या हुआ, शुजाउद्दौला कहाँ का है, अवध का। इसने बंगाल वाले ने जाके कहा देख यार, आज मेरे ऊपर खतरा है, मान ले कल को मैं मर जाऊं, अगला खतरा तेरे ऊपर है, एक साथ रहेंगे तो इन विदेशियों को बाहर कर देंगे, और नहीं तो इनके पैर जम गए ना तो फिर देख सिराजुद्दौला मारा गया, तू और मैं भी मारे जाएंगे। इसको ये बात समझ में आ गई कि हाँ यार, आज बंगाल पे बैठे हैं
कल वहाँ से आगे चलेंगे तो यूपी को टच करेंगे, फिर ये मेरे साथ परेशानी करेंगे। ये राज़ी हो गया कि ठीक है यार मैं भी लड़ूंगा, इकट्ठे होके लड़ेंगे। फिर इन दोनों ने सोचा कि हम दोनों के बाद अगला टारगेट दिल्ली होगा, तो ये दिल्ली गए। दिल्ली में बैठा था शाही, जो मुगलों का एक लड़का था जिसका नाम था शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड। इससे जाके कहा कि सर देखिए, आपके पूर्वजों ने इनके सामने कितनी बढ़िया इमेज बनाई थी, ये हाथ जोड़ के नमस्ते करते थे, लेकिन आज देखो ये हमारे सिर पे बैठ रहे हैं। इन्होंने बंगाल के सिराजुद्दौला का मर्डर करवा दिया और अब ये इस बात से मुझे हटा दिया इन्होंने, क्योंकि मैंने इंडियंस का टैक्स फ्री कर दिया, मैंने इनका तो कोई नुकसान नहीं किया। तो फिर आज ये बात वहाँ है, कल अवध और परसों दिल्ली आएगी। तो दिल्ली में जो बैठा था इसको फील हुआ कि हाँ यार, बाहर के आदमी को क्यों अपनी जड़ें जमाने दें। इसने कहा मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। यानी 3 ताकतवर फौज इकट्ठी होने के चांसेस बन गए। एक दिल्ली की शाही फौज मुगलों की, एक अवध के नवाब की जिसका नाम है शुजाउद्दौला, और एक बंगाल से जो भाग गया था जिसका नाम है मीर कासिम। इन तीनों की फौज इकट्ठी हो गई। तीनों सोच के देखो कितने रुपए कमाने वाले। शाही मतलब मुगल, करोड़ों का बिजनेस उस जमाने में। अवध मतलब यूपी, गंगा और यमुना का दोआब, खूब टैक्स आता है। और इसके बाद बंगाल जो मैंने बताया बहुत अमीर था। ये बहुत बड़ी फौज लेके तीनों इकट्ठे होके आ गए अपनी अपनी फौज के साथ, यानी ए, बी और सी इकट्ठी फौज। BEIC को इन्होंने चैलेंज किया कि तुम कह रहे थे ना कि हम तो मर्जी करेंगे, तो आ जाओ, अब जो लड़ाई में जीता उसकी चलेगी। BEIC के पास एक ही ऑप्शन था, या तो लड़े और या तो मरे, क्योंकि अब BEIC से कोई एक राजा नहीं लड़ रहा, अब यहाँ संयुक्त फौज आ गई है, शाही सेना शुजाउद्दौला की और मीर कासिम की। BEIC ने ये सोच के लड़ाई की कि अब हम या तो यहाँ मारे जाएंगे और या तो फिर जीत के अपना हक जो है वो बना लेंगे भारत पर। ये इस हिसाब से लड़े। ये तीनों उठ के आ तो गए, लेकिन ये तीनों क्या हैं, उस हिसाब से नहीं लड़े कि भाई हमें जीने और मरने वाला काम। ये अपना थोड़ा बहुत लचीलापन ले लिया, फौज के ऊपर उतना काम नहीं किया। ये हैं ब्रिटिश फौज जिनका प्रशिक्षण बहुत तगड़ा है, जिनके पास बहुत बढ़िया क्वालिटी के हथियार हैं। इन तीनों की संयुक्त सेना हार गई। ये कोई चीटिंग नहीं हुई, प्लासी में हुई थी चीटिंग, वहाँ मीर जाफर ने गद्दारी की थी, फौज लड़ी नहीं थी। लेकिन यहाँ लड़ाई में हमारी शाही सेना, अवध के नवाब की सेना और बंगाल के नवाब की सेना हार गई। ये कहते हैं कि इंडिया में असली जो पैर जमे थे ना मजबूती से अंग्रेजों के, वो इस युद्ध में लड़े थे, जम गए थे। और ये क्या कहलाता है, बक्सर। बक्सर एक्चुअली बेटा एक जगह का नाम है। आज की डेट में बक्सर पड़ेगा बिहार में, तो बिहार की जो आज की जगह है, जो आपका राज्य है, वहाँ पड़ेगा बक्सर। ये लड़ाई हुई है 1764 में, और इस लड़ाई में जब ये तीनों हार गए ना, तो हारने के बाद BEIC को फील हुआ कि हम सुप्रीम पावर हैं, और अगर हम शाही सेना को, अवध को और बंगाल को हरा सकते हैं तो हम राज करने की भी काबिलियत रखते हैं। इनका कॉन्फिडेंस एकदम से 7वें आसमान पर गया। अब हुआ क्या, ये जो बंगाल वाला था जिसका नाम क्या था, मीर कासिम, इसका मर्डर कर दिया गया। बंगाल खाली हो गया, बंगाल अब इनके कब्जे में। जो ये अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, इसको बुलाया अलग दिन, और जो ये शाही नवाब था जिसका नाम क्या था, शाह आलम सेकंड, इसको अलग दिन। इस अवध के नवाब को कहा कि तूने हमारे खिलाफ मीर कासिम का साथ दिया, हमने तुझे तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन तू बीच में आया, अब इस युद्ध की क्षतिपूर्ति तुझे करनी पड़ेगी। बंगाल वाला तो हमने मार दिया, हम तुझे मार नहीं रहे, लेकिन तुझे नुकसान कहीं ना कहीं उठाना पड़ेगा। इससे उस जमाने में 50 लाख रुपए लिए। 1765 में 50 लाख बहुत बड़ी रकम थी। और इससे एक किला लिया जिसका नाम है चुनार का किला। ये अभेद्य किला था। इस किले में बाहर जो आदमी है ना, वो अगर अंदर वाला ना चाहे तो एंट्री नहीं कर सकता था। ये अभेद्य किला ले लिया चुनार का। इस तरह से अपनी फौज और अपनी रसद रखने का, एक सामान रखने का बढ़िया किला बनाया। किसको मिल गया, BEIC को फ्री में मिल गया। इनको कहा कि सर आप जो हैं बहुत बड़े खानदान के हैं, आपके दादा परदादा जो हैं बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन आपने गलती कर दी, आपने इन छोटे मोटे लोगों का साथ दिया, अब आपको भी भुगतान करना पड़ेगा। इसको क्या कहा कि आपसे कुछ वैसे नहीं लेंगे, लेकिन अब आपने आगे आने वाले समय में जितना बंगाल, बिहार, उड़ीसा से टैक्स इकट्ठा होके आपके खजाने में जाता था वो बंद करना पड़ेगा। पूरे भारत का रखो आप टैक्स, लेकिन बंगाल, बिहार और उड़ीसा का टैक्स किसकी जेब में जाएगा, BEIC।
बीआईसी कितनी चालाक है, सोचो। इसने अपने जैसे किराए का काम होता है ना कि भैया कोई बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं उन पे कब्जा कर लिया, आज कोई किसी पे कब्जा कर ले, ऐसे बीआईसी ने अपना परमानेंट कमाई का साधन बांध लिया जिसमें कभी कमी नहीं आनी, जो आगे आगे बढ़ना है। किन 3 इलाकों का पैसा इसके पास आएगा? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। यहाँ से जितना टैक्स कलेक्शन होगा वो इसकी जेब में जाएगा। अब इसके पास करोड़ों 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 रुपए आएंगे। उन करोड़ों रुपए से क्या करेगा ये धीरे धीरे करके अपनी सेना बढ़ा लेगा, और जब सेना बढ़ा लेगा तो पूरे भारत में इसका एक डर, एक दबदबा बन जाएगा कि भैया इनकी फौज बहुत बड़ी है, इनके सामने हम टिक नहीं पाएंगे। यानी लोग भी हमारे, सेना भी हमारी, पैसा भी हमारा, लेकिन दबदबा किसका? बीआईसी का। और हम आपस में लड़ झगड़ के इकट्ठी प्लानिंग ना करके कहीं ना कहीं फंस गए। ये इनका इंडिया में पहला ताकतवर बड़ा कदम था, जब इन्होंने सबको लाइन में खड़े करके और खुद बैठे, भाई शाही भी बैठा खड़ा हुआ है और अवध वाला भी, और ये बैठे हुए हैं और ये फरमान जारी कर रहे हैं कि अब आप ऐसा करेंगे, और वो नमस्ते करके कह रहे हैं कि ठीक है सर, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे। ये हमारे इंडिया की पहली बड़ी हार थी। कौन सी लड़ाई? बक्सर का युद्ध। सबकी समझ में आ गया ये? ठीक है, अब थोड़ी सी बुक उठाओ और बुक में से इस टॉपिक को बंगाल में पढ़ेंगे। एक बार चेक कर लो, हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पूरे पढ़ लिए ना? फर्स्ट और सेकंड में मैंने अंडरलाइन करा दिया था सब कुछ। सेकंड चैप्टर चेक कर लो बेटा, ये जो पढ़ रहे हैं लगातार से उनके लिए। आज हमें थर्ड शुरू करना है ना? ठीक है, थर्ड चैप्टर पर आ जाओ। 18वीं सदी में नवीन राज्यों का उदय, पेज नंबर 19 पर आओ। एक बात और सुनो ध्यान से, जैसे चैप्टर लिखा है ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी, ऐसे समझ में भी नहीं आएगा। आप सुन लेना, आधे सोते रहेंगे फिर बाद में समझ नहीं आएगा। तीसरा चौथा चैप्टर मिक्स करके पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये दोनों चैप्टर बेस एक से उठेंगे, और ये शुरू से आखिर तक नहीं पढ़ाऊंगी। इसमें से कहानियां सुना सुना के, जैसे आज हमने बंगाल की कहानी सुन ली, कल मैं मैसूर की कहानी सुना दूंगी, फिर मैसूर निपटा लेंगे, किसी दिन हम हैदराबाद की कहानी सुन लेंगे। फिर जिस दिन ये सारे चैप्टर पूरे होंगे ना, तो तुम्हें ये आगे से पीछे तक सब समझ में आ जाएगा। अभी ऐसे पढ़ाऊंगी तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। हमने सबसे पहले कौन स्वतंत्र होता हुआ देखा? बंगाल। तो पहले बंगाल की कहानी पढ़ेंगे। पेज नंबर 19 पर आ जाओ बेटा। ये बीच में जो बोलचाल करने लग गए ना, फिर गड़बड़ में रहेगी बात, फिर वो बाहर निकालेगा एक दो को। देखो जरा 19 पेज पर बंगाल की हेडिंग दी हुई है, 18 नहीं 19 पेज पर। मैंने अभी शुरू में कहा ना, शुरू से चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगी, बाद में सब इकट्ठा करके पूरा कंप्लीट करेंगे। पहले बंगाल पर आ जाओ, पेज नंबर 19। पहला पॉइंट टिक करो, मुगल सत्ता की कमजोरी। क्यों कमजोरी हुई मुगल सत्ता में? कौन मर गया था? औरंगजेब की मौत के बाद मुगल सत्ता नीचे गिरती गई। यहाँ लिख लो औरंगजेब की डेथ, ताकि तुम्हें याद आए कि क्यों कमजोर पड़े मुगल। औरंगजेब की डेथ 1707 में, 1707। चलो पढ़ो। मुगल सत्ता की कमजोरी का फायदा उठाकर, अंडरलाइन करना, मुर्शीद कुली खान, नेक्स्ट लाइन, अली वर्दी खान ने बंगाल को स्वतंत्र बना दिया। 3 ही नाम है बंगाल में, पहला मुर्शीद, दूसरा कौन है? अली वर्दी, और तीसरा सिराजुद्दौला। कौन प्लासी में मारा गया? हाँ, अब ध्यान से सुन लो, सिर्फ 3 नाम आएंगे बंगाल में शुरू में। कौन कौन है? मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला। आगे जाके भी 3 राजा इकट्ठे होंगे। कौन कौन है वो? मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड। वेरी गुड। देखो अगला पॉइंट, मुर्शीद कुली खां को 1717 में बंगाल का सूबेदार बनाया गया। पहले ही सूबेदार बन गया, पहले दीवान था। हाँ, यहाँ लिख लो, पहले दीवान था, टैक्स कलेक्टर था बेटा पहले, ये पहले दीवान था। आगे पढ़ना, वास्तविक शासक तो वास्तव में वो था जब उसे दीवान बनाया गया। दीवान में टिक कर लो, 1700 लिख लो। तब तो कौन जिंदा बैठा था? औरंगजेब। औरंगजेब के मरने के बाद इसने कहा मैं दीवान नहीं हूं, मैं क्या हूं? सूबेदार। और फिर क्या बन गया ये? स्वतंत्र शासक। इसके बाद अगला सिर्फ पढ़ लो, उसने आंतरिक और बाहरी खतरों से बंगाल को मुक्त कर वहां शांति कायम की। टिक कर लो शांति। तो जो शांति लाएगा वही राजा। बढ़िया, ये बढ़िया राजा था इनका। एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक करना, मुर्शीद कुली खां की 1727 में डेथ हो गई। औरंगजेब कब बना था? 1700। ये दीवान कब बना था? 1700। फिर 1717 में क्या बना था ये? सूबेदार। और फिर अगले 10 साल में मर गया ये वहां का हेड बन के। नेक्स्ट पढ़ना,
उसके बाद उसका दामाद, टिक करो दामाद, दामाद का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कर लो, शुजाउद्दीन ने बंगाल पर 1739 तक शासन किया। नेक्स्ट टिक करना, शुजाउद्दीन मतलब इसके दामाद के बाद उसका बेटा, तो पहले मुर्शीद, फिर उसका दामाद, फिर उसके दामाद का बेटा। ये काबिल नहीं थे तो बाहर से एक लड़का आ गया, कौन? अली वर्दी। अली वर्दी का कोई बेटा नहीं था, फिर किसको बनाया उसने? अपनी 3 बेटियों में सबसे छोटी बेटी के बेटे को, जिसका नाम क्या था? सिराजुद्दौला। चलो पढ़ो आगे। नवाब बना जिसे गद्दी से हटाकर अली वर्दी खान, डबल टिक कर लो, ये दूसरा ताकतवर आदमी है, इनके परिवार का नहीं है, बाहर का ये। 1739 में नवाब बना। इन तीनों नवाबों ने, अंडरलाइन करना, तीनों का मतलब बताओ कौन कौन? मुर्शीद, अली वर्दी और सिराजुद्दौला। नीचे एक लाइन में जल्दी से लिखो, मुर्शीद कुली खां, एरो लगा के लिखते चलना जैसे मैं बता रही हूँ। लिखो पहले मुर्शीद कुली खान, एरो लगा लो दामाद, फिर एरो लगा लो बेटा। ये एक परिवार के थे। फिर इनके बाद दूसरा आदमी कौन आया है? अली वर्दी खान, ये लिख लो, अली वर्दी खान। फिर इसका कौन बना है? इसका बेटा तो था नहीं, फिर कौन बना? इसकी तीसरी बेटी का बेटा, जिसको हम कह देते हैं द्योता, देवता, या इसका ही नाती। इसका नाती था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। किसने अंग्रेजों को खुल के चुनौती दी थी? सिराजुद्दौला। इसने कहा था ना किलेबंदी मत करो नहीं तो लड़ना पड़ेगा, तो सिराजुद्दौला। ठीक है, अब ये लाइन लिखी है तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि सबसे पहले मुर्शीद बना। मुर्शीद ने अपनी राजधानी क्या बनाई? मुर्शिदाबाद। पहले राजधानी क्या थी? ढाका। किसके टाइम में ये दीवान था? औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब तो मर गया, फिर 10 साल बाद मरने के इसने क्या कहा? मैं सूबेदार हूँ। फिर आगे बोला मैं स्वतंत्र शासक हूँ। चलो आगे पढ़ो अब। तो अली वर्दी खान 1739 में नवाब बना। इन तीनों नवाबों ने बंगाल को शांति और सुव्यवस्थित प्रशासन दिया, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, व्यापार उद्योग को बढ़ावा। जो व्यापार उद्योग को बढ़ावा देते हैं ना, वो बढ़िया आदमी होते हैं, उन लोगों के लिए काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में टिक करना, सेकेंड लास्ट लाइन में, इजारा भूमि व्यवस्था, ठेके पर भू राजस्व वसूल करने की व्यवस्था आरंभ की। आगे बस पढ़ लो। उसने गरीब खेतीहर मतलब किसानों को के कष्टों को दूर करने के लिए समय समय पर भू राजस्व देने में समर्थ बनाने के लिए तकावी ऋण, डबल टिक करो, तकावी ऋण। तकावी ऋण पता है क्या होते हैं? जैसे किसी किसान के पास पैसा बिल्कुल नहीं है, खेत है पर पैसा नहीं है। खेत में बेटा पहले पैसा चाहिए फसल उगाने के लिए, क्योंकि खेत को तैयार करने में पैसा लगता है ना। किसी किसान के पास ज़मीन है पर पैसा नहीं है, अब वो बैठा रहेगा, तो इसने कहा तुम बैठे मत रहो, तुम ऋण ले जाओ, तकावी ऋण मतलब अग्रिम ऋण ले जाओ मुझसे, और जब तुम्हारी खेती बढ़िया हो जाए तो उसको बेच के मेरा ऋण वापस कर देना, और जो खेत में तुम्हारी उपज हो उसमें से मुझे टैक्स दे देना। यानी राजा ने अपने फायदे के लिए गांव के लोगों को, किसानों को कौन से ऋण दिए? तकावी। तुम्हें लगेगा राजा चालाक है, लेकिन राजा समझदार भी तो है बेटा। वो किसान खाली बैठा रहता तो भूखा नहीं मरता क्या? अब उस किसान के पास कुछ भी नहीं था, उसको उसने मान लो उस जमाने में 100 रुपये दे दिए कि ले 100 रुपये, अपना बढ़िया बीज खरीद, अपना खाद पानी जो चाहिए खर्चा कर, और 100 रुपये से अपना खेत तैयार कर ले। 100 रुपये में उसने पूरा खेत तैयार किया। उस खेत से उसने मान लो 800 रुपये कमा लिए। अब 800 में से 100 रुपये तो राजा के पुराने वापस कर दिए, और मान लो इसमें से 200 का टैक्स भर दिया, 300, तब भी उसके पास कितने बच गए? 500। एक तो हाथ पे हाथ रख के बैठा था, भूखा मर रहा था, एक 500 की कमाई कर ली। अब अगले साल के रुपए भी तो बच गए ना, अगले साल भी तो खेती कर लेगा। ऐसे ऋण को क्या कहा जाता था? तकावी ऋण। क्या अब सरकारें ऋण देती हैं? बैंक ऋण देते हैं, बिल्कुल। बैंक कहते हैं ईएमआई पे फ़ोन ले लो, ईएमआई पे अपना कोई भी किसी भी चीज़ को खरीद लो। तो ये तरीका होता है कि लोग चीज़ों तक पहुंच जाएं, ऐसा ही ऋण था ये। यहाँ लिख लो अग्रिम ऋण, जो पहले से दे दिया जाता है ताकि इंसान कोई काम कर ले, तकावी ऋण। चलो अगले पेज पर आ जाओ। मुर्शीद कुली खान, अंडरलाइन करो, मुर्शीद कुली खान। जैसे अच्छा आदमी लग रहा है पढ़ के, मुर्शीद अच्छा आदमी रहा होगा ना। अच्छा आदमी, अच्छा शासक क्या करता है प्रजा के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लोगों को क्या दे दे वो? क्या रोजगार के बाद हाथ फैलाना पड़ेगा? नहीं ना। हमारी सरकार बहुत बढ़िया सरकार बन सकती है अगर वो रोजगार के अवसर उपलब्ध करा दे। फिर चाहे वो लोगों को ये मुफ्त का राशन पानी ना दे,
अगर रोजगार होगा तो खरीद के अपना पेट भर ही ना लेंगे। ये क्यों मुफ्त की चीजें देनी पड़ती है? क्योंकि लोगों के पास क्या नहीं है? रोजगार। कोई अच्छा कमाता आदमी बेटा पीला कार्ड नहीं बनवाएगा, ना जाके वो लाइन में लगेगा कि मुझे 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो चावल मिल जाए। वो बढ़िया ही ना खरीद के खाएगा। प्रॉब्लम क्या है? क्या नहीं है लोगों के पास? भूखे मरने से बचने के लिए राशन लेना पड़ता है। तो ये अच्छे आदमी थे ना, इन्होंने रोजगार के अवसर दिए। अंडरलाइन करो पेज 20 पर, मुर्शीद कुली खान। आगे बस पढ़ लो। उसके बाद के नवाबों ने हिंदुओं और मुसलमानों को, अंडरलाइन करना, रोजगार इसके ऊपर काम किया कि समान अवसर दिए। आगे सिर्फ पढ़ो। सबसे ऊंचे नागरिक ओहदों और कई फौजी ओहदों पर बंगालियों को रखा। टिक कर लो, बंगालियों को, जिनमें हिंदू थे। ये जो तुम्हें नाम दिखाई दे रहा है, अली वर्दी खान, मुर्शीद कुली खान, क्या है ये मुसलमान है, लेकिन बड़े पद पर किसको भी रख रहे हैं? हिंदुओं। इसका मतलब ये समझदार भी हैं। नेक्स्ट देखो, तीनों नवाबों ने, कौन 3 नवाब? मुर्शीद, अली वर्दी और सिराजुद्दौला। तीनों नवाबों ने, अंडरलाइन करना, भारतीय और विदेशी चौकियों की व्यवस्था की, सड़कों और नदियों की सुरक्षा का इंतजाम किया और अफसरों के निजी व्यापार को रोक दिया। निजी व्यापार से क्या था? भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, ये रुकवा दिया। अच्छे थे तीनों। उन्होंने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरों को देश के कानूनों का पालन करने और अन्य व्यापारियों के बराबर सीमा शुल्क देने के लिए बाध्य किया। क्या बोले? हमें टैक्स दो। जब नहीं टैक्स दिया तो सिराजुद्दौला इसने क्या किया? फिर मीर कासिम ने जाके आगे जाके क्या कहा कि मत दो टैक्स, लेकिन मैं किसका भी माफ करूंगा? इंडियंस का। उससे तुम दोनों का सामान बराबर का हो जाएगा। फिर देखेंगे किसका बिकेगा। किसका बिकना था? इंडियंस का। इसलिए उन्होंने पहले ही कलेश कर दिया। नेक्स्ट देखो, अली वर्दी खान ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को कलकत्ता और चंद्रनगर, ये ना बेटा शुरू से कोई बहुत बड़े शहर नहीं थे। हमारे राजाओं के टाइम में कौन सा शहर बड़ा था? वो नदी के नाम वाला हुगली। हुगली की टक्कर में अंग्रेजों ने क्या बना दिया था? कलकत्ता। ये अंग्रेज पता है कितने चालाक थे? देखो बोर्ड पर, इन्होंने आपके 3 एरिया पहले देखे कि इंडिया व्यापार कहाँ कहाँ से करता है बढ़िया। तो हमारे 3 व्यापार, पानी के पास था बड़ा व्यापार, क्योंकि पानी में क्या चलते थे? जहाज। सामान लाना ले जाना सस्ता पड़ता था। तो हमने उस जमाने में एक सूरत बंदरगाह हम इंडियंस ने डेवलप कर रखा था। एक मसूलीपट्टनम ये हमारा था और एक हमारा था हुगली। अब ध्यान से देखो तो ये 3 आज के मेट्रोपॉलिटन शहर हैं। ये मद्रास, कलकत्ता और बम्बई हैं। लेकिन ये अब जो मैं नाम ले रही हूँ, मद्रास, कलकत्ता, ये हमने नहीं दिए। इन तीनों में हमारी चलती थी, सारा सब कुछ हमारा। जैसे व्यापारियों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो सामान होना चाहिए, जो मार्केट, वो हमने डेवलप किया, हमारे पुराने राजाओं ने। अंग्रेज़ों ने हमें चैलेंज करने के लिए कि तुम्हारा काम धाम उतना नहीं है जितना लेवल हमारा, इनके पैरेलल में शहर बना दिए, बिल्कुल पास पास। जैसे सूरत की जड़ में इन्होंने डेवलप कर दिया मुंबई। हमारे टाइम में मुंबई नहीं था, हमारे राजाओं ने नहीं बनाया। मसूलीपट्टनम की जड़ में इन्होंने डेवलप कर दिया मद्रास, और यहाँ इन्होंने डेवलप कर दिया कलकत्ता। पहले ना बेटा ये छोटे छोटे गांव थे। मद्रास एक छोटी सी जगह थी, ये कलकत्ता, कोलिकाता और इस तरह छुटपुट से 2-3 गांवों को मिलाकर फिर इन्होंने धीरे धीरे करके डेवलप कर दिया। आज हम देखें तो 4 मेट्रोपॉलिटन में, बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, इनमें से तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं। किसने बना दिए? ये अंग्रेजों ने। और नई दिल्ली भी किसने बसाया था? अंग्रेजों ने। तो आपके जो ये बढ़िया शहर डेवलप हुए थे ना, ये अंग्रेजों ने कर दिए। अब प्रॉब्लम क्या थी? धीरे 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 करके हुगली की इंपॉर्टेंस घटने लगी और कौन सा शहर बढ़ने लगा? कलकत्ता। अब कलकत्ता के नियम कायदे किसने बना रखे थे? अंग्रेजों ने। तो हमें कहीं ना कहीं फील होता कि यार ये तो इनकी जगह है। ऐसे ही हम मसूलीपट्टनम, मछलीपट्टनम से हटके किस तरफ गए? मद्रास। तो देखा है तो इन्होंने बसा रखा है, यहाँ तो सब इनकी चलनी है। ऐसे ही हम सूरत से मुंबई गए तो देखा के हिसाब से बसा हुआ है। फिर धीरे 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 हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स आने लगा कि शायद हमारे शहर, हमारा व्यापार उतने हाई लेवल का नहीं है जितना इस BEIC ने डेवलप कर लिया। कुछ तो ये कारण, कुछ ताकतवर फौज और सब चीजें मिलाकर हमारे दिमाग पर हावी हो गई कि शायद हम राज करने के लायक नहीं है। और ये अंग्रेज, इनकी कम्युनिटी, इनकी सफेद जो स्किन है ना, ये दिखाती है कि ये ज्यादा पवित्र है और यही राज करने के लायक हैं। और जब हम ऐसा मान बैठे तो फिर हम गुलामी की जंजीरों में जकड़ गए और अगले 200 साल तक फिर इन्होंने आराम से, ऐसे अगर यहाँ से गिने 1757 से
प्लासी से, तो देखो 1857 और 1947, 190 साल तक फिर हम ये मान के बैठे रहे कि अंग्रेज सुपीरियर हैं। उन्होंने हमारे दिमाग में ये भर दिया कि तुम लोग इस लायक नहीं हो कि हमारी बराबरी कर पाओ। हमने देखो कितने बढ़िया शहर बना दिए, तुम्हारे देश की तस्वीर बदल दी, खूब पैसा इनकी जेब में गया, इन्होंने ताकतवर फौज बना ली, बढ़िया महंगे हथियार खरीदे और हमारे देश के पैसे से हम पे ही राज किया। ये अपने देश से पैसा नहीं लाए थे राज करने का, हमारे देश को लूटा, यहीं के लोगों से छीना और यहीं के लोगों को दबा के इन पे राज किया। ये इनकी कहानी थी। अब देखो इसमें आगे क्या बता रहे हैं। तो अली वर्दी खान ने अगला पॉइंट पढ़ रहे थे ना हम, ये लास्ट पॉइंट क्या था, किलेबंदी करने की इजाजत नहीं दी। ये थोड़ा सा समझ में आया बंगाल। अब तुम्हें बंगाल को दोबारा से अगले चैप्टर में भी है, थोड़ा सा डिटेल वहां से पढ़ेंगे। अब तुम आओ पेज नंबर 31 पर। 31 उसमें भी बंगाल है, वो और डिटेल से कहानी है, जल्दी से पढ़ेंगे। पेज 31 की हेडिंग देखो, बंगाल। पहला पॉइंट टिक करो, मुगल काल के बंगाल में आधुनिक पश्चिमी बंगाल, समूचा बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा। तो तब बंगाल छोटा था या बहुत बड़ा था? इसकी राजधानी क्या थी शुरू में, फिर क्या बनी? मुंगेर। इसका मतलब 3 राजधानी थी। अगला पॉइंट टिक करना, ये मुगल कालीन भारत का सर्वाधिक संपन्न राज्य था। टिक कर लो, सबसे ज्यादा अमीर पैसे वाला प्रांत था ये। बंगाल के प्रथम स्वतंत्र शासक, टिक करना, मुर्शीद कुली खान। तो पहला इंडिपेंडेंट, जिसने कहा भाई मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं इंडिपेंडेंट हूं, कौन था ये? मुर्शीद की इतनी हिम्मत कैसे हुई? कौन मर गया था? औरंगजेब। ये पहले क्या था? दीवान, फिर ये क्या बना? सूबेदार। अब इसने देखा यार वहां कोई संभालने वाला नहीं है, तो क्या कह दिया कि मैं ही इंडिपेंडेंट हूं। ये टिक कर लो, मुर्शीद कुली खान। उसको बोलना थोड़ा सा इसकी आवाज बढ़ाएगा। आगे टिक करना, उसके उत्तराधिकारी अली वर्दी खान। टिक कर लो, इसके परिवार का था या बाहर का था? ये बाहर का। जिसको ये कहे ना, ये कल भी था ना ये लड़का, इसको इधर ले आ, इधर आ जा। कल भी तेरे ही साथ हुई थी ये घटना। इधर खड़ा हो जा, दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा ही रहा बाज। चलो देखो बेटा आगे क्या कहता है। प्रथम स्वतंत्र शासक मुर्शीद कुली खान और इसमें अली वर्दी खान। आगे टिकमार्क करना, बंगाल इतना अधिक संपन्न हो गया कि इसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। मैंने कल कामधेनु गाय के बारे में बताया था। एक ऐसी गाय मान्यता है जिसको आप देख के मन में जो सोचें वो इच्छा पूरी हो जाती है, उसे कहते हैं कामधेनु गाय। थोड़ी सी ठीक करो आवाज़ को, यहाँ लिख लो, बंगाल को कामधेनु गाय कहते थे कि जो चाहो वो मिलेगा। लेकिन ये हमारे नज़रिए से नहीं थी, ये अंग्रेज़ों के लिए थी कि जाओ कितना ही पैसा लूट लाओ। कितने करोड़ का नुकसान बताया मैंने? 3 करोड़ का। किसके टाइम में? मीर जाफर के टाइम, उससे ले गए 3 करोड़ रुपए। चलो आगे पढ़ना। डचों, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों ने, नेक्स्ट लाइन में टिक करो, हुगली सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। पहले हमारे ज़माने में कौन सा नंबर 1 था इस एरिया में? हुगली। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या डेवलप किया? कलकत्ता। हुगली को ख़त्म करके इन्होंने कलकत्ता अपना बना लिया। नेक्स्ट पढ़ना। अच्छा एक चीज़ बताओ, जब कोई नया शहर बसता है तो वहाँ जनसंख्या बढ़ती है या नहीं बढ़ती? बढ़ती है ना। जनसंख्या कैसे बढ़ जाती है? क्या पैदा हो जाते हैं लोग या आके बस जाते हैं? आके बस जाते हैं। जैसे अब हम एग्जाम्पल देखें, हम जानते हैं इंडिया में 2030 में ये डीजल की गाड़ियां खत्म हो जाएंगी। पता है तुम लोगों को ये बात? आपकी नई जो ऊर्जा नीति है ना, इसका टारगेट है 2030 तक जितनी डीजल की गाड़ियां हैं, पेट्रोल की गाड़ियां हैं, इनकी संख्या लगातार घट रही है। और आप देखते हैं ना आजकल ज़्यादातर देखो ये हरी प्लेट वाली गाड़ियां चलने लगी। दिल्ली में तो बहुत चलती हैं, इलेक्ट्रिक जिसको कह देते हैं। अब आने वाला टाइम है इलेक्ट्रिक चीज़ों का। बड़ी बड़ी जो सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है, चाहे वो मर्सिडीज़ है या कोई भी है, ये भी रिसर्च कर रहे हैं और इनमें लगातार दिमाग दौड़ाया जा रहा है कि कैसे इनकी बराबरी कर दें। अब इतने सारे लोग अगर कोशिश करेंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा हो जाएगा। हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं। बेटा ये बातचीत मत करो। इंडिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जिम्मा दिया गया है मारुति सुजुकी को। मारुति आप जानते होंगे हमारे यहाँ सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी है, जिसका कोलैबोरेशन 1980s में जापान की सुजुकी के साथ हुआ था। मारुति और सुजुकी का कोलैबोरेशन से पहली गाड़ी हमने बनाई थी मारुति की। तो इंडिया में पहली गाड़ी 1980s के स्टार्टिंग में मारुति, उस टाइम क्या हुआ करती थी, वो 800 थी ना शायद, पहली कौन सी थी? मारुति 800। और उसका ना लकी ड्रॉ निकला था, बहुत लोगों ने अपना नाम लिखवाया था।
फिर एक मुझे ध्यान है उसका फोटो कई बार जैसे गूगल वगैरह पे दिखाते हैं, एक सरदार जी थे जिनको इंदिरा गांधी ने अपने हाथों से चाबी दी थी कि पहली कार निर्माता कंपनी जो इंडिया में कार प्रोडक्शन कर रही है वो मिली थी। लाइन लग गई थी, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ बिकी थी। इस मारुति के बाद अब अगर देखें, जब से भारत में एक प्रोजेक्ट चला एलपीजी का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो दुनिया भर की मार्केट की कंपनियां आके आपके देश में गाड़ियां बेच रही हैं। लेकिन आज भी अगर देखें, आम परिवार के घर में जो गाड़ी है पहली प्रेफरेंस की, वो मारुति की गाड़ी खरीदता है आदमी। मारुति हमारे देश में जबान पे छाया हुआ नाम है और आज भी प्रतिशतता में लगभग 55 से 60% गाड़ियां टोटल अगर लाइन में लगा दी जाएं तो मारुति की निकलेंगी। इस मारुति को ही प्रोजेक्ट मिला है सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने का, और इसने हरियाणा के खरखौदा में 900 एकड़ ज़मीन एक्वायर कर ली और बहुत तेज़ गति से काम चल रहा है। कभी आप अगर केएमपी पर जाओगे, आप बहादुरगढ़ की तरफ, तो आपको जाते वक्त उल्टे हाथ में बहुत बड़े लेवल पे, ग्रैंड लेवल पे काम होता नज़र आएगा। वो काम इतनी स्पीड से हो रहा है कि आप अगर एक महीने में 2 बार चक्कर मारेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत बढ़ गया। आने वाले टाइम में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, देश का सबसे बड़ा। और इस प्रोजेक्ट में क्या किया है, 800 एकड़ की ज़मीन पर 4 व्हीलर बनाएंगे जो ये वाले होंगे इलेक्ट्रिक वाले, और 100 एकड़ पर बनाएंगे बेटा 2 व्हीलर जैसे स्कूटी और ये सब चीज़ें। तो 900 एकड़ ज़मीन पर अभी जब जाते हैं ना तो केएमपी पे सिर्फ खेत 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 खेत, बीच में मारुति का वो प्रोजेक्ट दिखाई देता है, ढेर क्रेन खड़ी हैं, ढेर काम चल रहा है। अभी वहाँ कोई इंसान नहीं रहता कि कोई वहाँ घर बना के रहता हो, लेकिन अगले आने वाले 5 सालों में वहाँ पूरा शहर डेवलप हो जाएगा, ऐसा ही जैसा मानेसर में और जैसा गुड़गांव में डेवलप हो गया। पहले गुड़गांव डेवलप नहीं था, गुड़गांव में जब मारुति ने काम किया ना तो ढेर लोग आ गए। जैसे किसी भी शहर के आसपास जब उद्योग धंधे किसी जगह लगते हैं तो वहाँ आके ना ग्रुप डी वाले जिनको कि झाड़ू पोछा करना है, उनको पता है काम मिल जाएगा। कोई चाय बेचने वाला, वो जानता है काम मिलेगा। कोई वहाँ पे जो ये सिक्योरिटी वाले हैं, कोई वहाँ पे मैनेजमेंट लेवल का आदमी, कोई वहाँ डीएम जीएम, पता नहीं कितनी वैकेंसी आएंगी, तो लोग वहाँ के जाके पहुँच जाएंगे। अब जब जाएंगे तो बिल्डर्स जो होते हैं ना बड़े बड़े, जिनका काम है घर बनाने का, ये वहाँ सस्ती ज़मीन लेके और बिल्डिंग पूरे फ्लैट सिस्टम डेवलप कर देंगे। धीरे धीरे वो फ्लैट भरने लगेंगे। जब वो फ्लैट भरने लगेंगे तो फिर कोई सोचेगा कि यहाँ स्कूल भी बना दूँ मैं, क्योंकि बहुत दूर कौन स्कूल भेजेगा, तो वहाँ कोई स्कूल डेवलप कर देगा। कुछ लोग देखेंगे कि यार यहाँ आबादी बहुत बढ़ेगी, क्यों ना कॉलेज की ज़मीन ले लें। तो देखते देखते वहाँ प्रेस वाले, चाय वाले, स्कूलों वाले, पार्क मेंटेन करने वाले, जिम वाले, और कुछ सालों में पूरा शहर बस जाएगा। ये जो कलकत्ता है ना, एक ज़माने में बता रहे हैं कि इसकी आबादी थी 15,000, और जब इन्होंने ये डेवलप किया पूरा इसके आसपास, तो इसकी आबादी देखो आगे कितनी ज़्यादा बढ़ गई। अगला पॉइंट वही है, पढ़ के देखो। बंगाल की जनसंख्या 15,000 थी 1705 में, जब कौन जिंदा था? औरंगजेब। तो वो तो डरते थे उससे लोग। 1705 में इससे बढ़कर 1 लाख हो गई। क्या इतने लोग पैदा हो गए 45 सालों में? नहीं, लोग बाहर से आके बस गए 45 सालों के अंदर के करीब हो गई। ढाका और मुर्शिदाबाद 2 घनी आबादी वाले ज़िले थे। बताओ दोनों की खास बात क्या है? दोनों क्या थी? राजधानी। यहाँ लिख लो ढाका के नीचे, पुरानी राजधानी, मुर्शिदाबाद नई राजधानी। तो घने बसे शहर बन गए वो। अगले पेज पर आओ जल्दी से। पहला पॉइंट देखो, 1633 से 1663 के बीच बंगाल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में ने मुगल शासन के अधीन, अंडरलाइन करना, फैक्ट्रियां और कारखाने जब ये खुलते हैं तो लोग आ जाते हैं। फैक्ट्रियां और कारखाने स्थापित करने और शांतिपूर्वक व्यापार करने के लक्ष्य पर काम किया। नेक्स्ट टिक करना, शाह शुजा लिखा है देखो, ये औरंगजेब का भाई था बेटा, इससे परमिशन ली थी बंगाल के लिए। शाह शुजा से अनुमति प्राप्त कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली में, डबल टिक कर लो, पहले हुगली, बाद में फिर कौन सा नया शहर बना लिया? कलकत्ता में। ये टिक करो, हुगली में कारखाना स्थापित कर तत्कालीन बंगाल की प्रमुख निर्यात मूलक वस्तुएं जो ये बेचते थे बाहर, शोरा, रेशम, चीनी का व्यापार शुरू किया। एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक करना, 1670 से 1700 के बीच, तब तो औरंगजेब था, बंगाल में अनधिकृत, जिसका अधिकार ना हो, अंग्रेज व्यापारियों, नेक्स्ट लाइन में टिक करना, के नियंत्रण से मुक्त होकर व्यापार करते थे। कुछ चालाक लोग जो अपने आप पर्सनल व्यापार करते थे, इनका बोलबाला था। इन व्यापारियों की गतिविधियां ही कालांतर में, अंडरलाइन करो, अंग्रेज और मुगलों के बीच संघर्ष, कुछ लोग जो चोर बाजारी करते थे ना, उनके कारण लड़ाई हुई बीईआईसी की और मुगलों की। लास्ट पॉइंट टिक करना,
बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से पहले अली वर्दी खान, 3 नाम पढ़े हमने। सिराजुद्दौला से पहले कौन था? अली वर्दी। अली वर्दी इसके क्या लगते हैं? इसके नाना हैं, उन्हीं का तो देवता था ना ये, अली वर्दी खान, टिक कर लो। ही एकमात्र बंगाली नवाब था जिसने कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करते हुए कलकत्ता और चंद्रनगर की किलेबंदी का विरोध किया। डबल टिक कर लो, किलेबंदी का विरोध किसने खुल के किया फिर, जिसको लड़ना पड़ा? सिराजुद्दौला। और इसका खामियाजा सिराजुद्दौला को मौत का सामना करके करना पड़ा। चलो बाकी कल पढ़ेंगे। बेटा तू क्यों नहीं पढ़ता है? इधर आ, इधर आ। तेरे साथ रोज दिक्कत क्यों होती है? कल यहां बैठना सबसे आगे, ठीक है? ये हर क्लास में जो बाहर जाते हैं, किसने कह रखा है इनको? सब लोग क्लास से पहले या फिर जो है रिसेस टाइम पर ये सब चीजें जो है हर क्लास में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अंकल जी तू अपनी कॉपी लाना, कहाँ गया? ले आ जल्दी से। टेबल याद हो गई तेरे को? कॉपी ले आ जल्दी, कॉपी। तुम जाओ।